अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको नॉवल कोई साथ हो कैसा लग रहा है? अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। वो उसका हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी, मगर उस शख्स की गिरफ्त मजबूत थी। और फिर कुछ देर बाद उसने अपने जिस्म को कमजोर होता महसूस किया था। उसके हाथ पहलू में गिरे थे, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, ऐसा ही अंधेरा जैसा उस रात भी था। और फिर जाने क्या हुआ था। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात हो चुकी थी, मगर अमल का कोई पता नहीं था। वो शांति से भी पूछ चुका था, फरहाद पर भी मुसलसल नजर रखे हुए था, मगर अमल का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता था? वो अचानक कहाँ जा सकती थी? उसका मोबाइल मुसलसल ऑफ था, वो उसे ट्रैक भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा था मैंने यहाँ खतरा है, माया मुसलसल बड़बड़ा रही थी। वो भी इतनी ही शौक थी जितना मुस्तफा था, मगर वो उससे ज्यादा डरी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं सारी मालूमात ले चुका हूँ। अमल उन लोगों के हाथ नहीं लगी, वो कहीं और है। इन सब के पीछे कोई और है। अपना सर थामे वो कह रहा था, कोई और कौन हो सकता है? अमल के उन लोगों के अलावा और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उसके बारे में तो कोई जानता भी नहीं है। माया कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। मैं नहीं जानता, कुछ नहीं जानता मैं। तुम अपने आप को संभालो मुस्तफा, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। कैसे संभालो खुद को? वो गायब है। माया उससे नाराज था मैं। आखिरी बार उसने मेरी कोई बात भी नहीं हुई, और अब देखो वो यहाँ नहीं है, तो मुझे भी सुकून नहीं मिल रहा। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। वो मेरी जिम्मेदारी थी। उसने माया की जानिब देखते हुए कहा था, और माया ने देखा उसकी आंखों में मोहब्बत थी। हाँ, मोहब्बत, वो भी अमल के लिए। तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो मुस्तफा? उसने पूछा था। मोहब्बत? मुस्तफा ने हैरानगी से कहा। हाँ, तुम्हारी आंखों में उसके लिए फिक्र है, मोहब्बत है। माया ने धीमी आवाज में कहा था। मैं मोहब्बत करता हूँ उससे माया, मगर मोहब्बतों की भी नीयतें होती हैं, मोहब्बतों के भी रंग होते हैं। हर इंसान से अलग रंग की मोहब्बत की जाती है। किसी के लिए मोहब्बत महसूस करो तो पहला काम उसका रंग जानने का करना चाहिए, उसने कहा था। माया उसका जवाब समझ चुकी थी। उसने गहरी सांस ली थी। मास्टर को बताया? माया के अगले सवाल ने मुस्तफा को चौंका दिया था। उसने हैरानगी से माया की जानिब देखा था। इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मास्टर को बताना जरूरी है मुस्तफा। माया उसका रद्द अमल नहीं समझी थी, लेकिन मास्टर की नजर तो हर पल होती है माया, उन्हें तो मालूम होना चाहिए कि अमल गायब है, मुस्तफा ने कहा था। और साथ ही वो कुछ सोच भी रहा था। उन्हें अगर मालूम होता तो अब तक वो हमें मार चुके होते मुस्तफा। उसने मुस्तफा को समझाना चाहा था, और मुस्तफा अचानक खड़ा हुआ था। माया ने देखा उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। अब चेहरे पर खौफ था, परेशानी के साथ। क्या हुआ? माया ने खड़े होते हुए कहा था। तो उन्होंने हमें मारा क्यों नहीं अब तक? माया अब तक मास्टर की जानिब खामोशी क्यों है? वो पूछ रहा था, और माया अब भी कुछ नहीं समझी थी। क्योंकि वो अब तक कुछ जान नहीं पाया। उसने जवाब दिया था, नहीं, क्योंकि वो सब जानते हैं, क्योंकि अमल उनके पास है। और मुस्तफा ने एक धमाका किया था। माया हैरानगी की इंतहा पर थी। उसकी आंख खुली थी, सर में दर्द की एक लहर दौड़ी थी। उसने अपना सर थामा था। कुछ देर वो इस दर्द के कम होने का इंतजार करने लगी थी, और फिर अगले ही पल उसे याद आया कि वो तो यूनिवर्सिटी में थी, और फिर किसी ने उसे बेहोश किया था। और अब कहाँ है वो? वो एक झटके से उठी थी। उसने देखा था वो एक कमरे में मौजूद थी, मगर उस कमरे को पहचानती नहीं थी। वो इस कमरे को पहचानती थी। वो यहाँ पहले भी आ चुकी थी। अब वो तेजी से खिड़की की जानिब बढ़ी थी। उसने खिड़की के पर्दे हटाए थे। उसका शक यकीन में बदल चुका था। सामने का मंजर वैसा ही था, वही दरख्तों से भरे पहाड़, खाली सड़क, धुंध, हवा में नमी। वो यकीनन नारान में थी। मुस्तफा? उसे एक ख्याल आया था। वो कमरे से बाहर निकली थी। मुस्तफा, माया, वो पुकार रही थी, मगर कोई उसे जवाब नहीं आया था। माया? वो किचन में आई थी, मगर वहां माया नहीं थी। मुस्तफा? वो स्टडी में आई थी, मगर मुस्तफा वहां नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता था। बालों पर हाथ फेरते हुए उसने कहा था, कहाँ है सब? वो अब अपने चारों जानिब देख रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। कोई है? उसने पुकारा था, मगर हर जानिब खामोशी थी। फिर से यकीन आ गया था कि अब वो इस घर में बिल्कुल अकेली थी। मास्टर? और वो ये भी समझ चुकी थी उसे यहाँ तक पहुंचाने वाला कौन था। यकीनन अब उसके सामने भी आने वाला था। वो एक गहरी पुरसकून सांस लेकर किचन की जाने बढ़ी थी। उसे भूख लगी थी। अब जाहिर है, जब वो जानती थी कि ये सब मास्टर के कारनामे है, तो फिर परेशान होने वाली कोई बात नहीं थी। वो अपना ही घर था, और अगर यहाँ से बहुत दूर इस्लामाबाद के उस फ्लैट में हो, तो मुस्तफा के खाने की जानिब भी देखना भी दोबारा ना किया था। अब जाहिर है, जब वो जानता था कि ये सब मास्टर ने किया, तो वो कैसे परेशान ना होता। आखिर वो अकेली थी वहां। कितना फर्क था ना दोनों में। आज 2 दिन हो गए थे अमर यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, और अब कुछ परेशान हो रहा था। शानजे? वो कैफेटेरिया में बैठी शानजे के पास आया था। फरहाद, कैसे हैं आप? उसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा था।
मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो बैठा नहीं था। मैं भी ठीक हूँ। अच्छा शांति, तुम जानती हो अमल क्यों नहीं आ रही यूनिवर्सिटी? उसकी जानिब थोड़ा झुकते हुए धीमी आवाज में पूछा था। हाँ, उसके कजन की कॉल आई थी, कह रहे थे कि उनकी वाइफ की तबीयत कुछ खराब है तो अमल उनकी वजह से कुछ नहीं आ सकेगी। शांति ने मुस्तफा की कही हुई बात ही उस तक पहुंचाई थी। ओह अच्छा, उसका नंबर मिल सकता है मुझे? फरहान ने पूछा था, जबकि शांति के होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। ऑफ कोर्स, अभी तो बंद है नंबर, मगर आप बाद में ट्राई कर लीजिएगा, उसने कहा। तो फरहाद ने उसका नंबर अपने मोबाइल में सेव किया था। फिर अब मुलाकात होती है तुमसे, वो कहकर आगे बढ़ चुका था। और शांति अब अपनी कॉफी की जाने मुतवज्जा हो चुकी थी। आज दूसरा दिन था और वो अब भी इस घर में अकेली थी। किचन में खाने का सामान और कमरे में उसके इस्तेमाल की हर चीज मौजूद थी, मगर वो इस घर में अकेली पूरा दिन रह भी नहीं पा रही थी। उसने एक मरतबा बाहर जाने की कोशिश की थी, मगर मेन गेट लॉक था। कमरे की खिड़की से देखा तो घर के चारों जानिब गार्ड्स मौजूद थे, यानी उसने के फरार का कोई भी रास्ता नहीं था। खिड़कियां भी लॉक कर दी गई थी जहां से उसका भागना मुमकिन हो सकता था, और जो खुली थी वहां गार्ड के पहरे थे। उसने रात में भी 2-3 मरतबा उठकर देखा था, मगर वो हैरान थी। पूरी रात कोई गार्ड एक मिनट के लिए भी अपनी जगह से नहीं हिलता था। क्या बात है, इतनी सख्त सिक्योरिटी तो प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं होती जितनी मुझ पर इस मास्टर ने लगाई हुई है। खिड़की का पर्दा दोबारा ठीक करते उसने कहा था, आज दूसरी रात ही यहाँ, यानी कल तीसरा दिन शुरू हो जाना था। आखिर ये इंसान कब सामने आएगा? बेड पर बैठते हुए सोच रही थी। 2 दिन हो गए मुझे यहाँ कैद कर रखे, मगर वो यहाँ नहीं आ रहा। क्या करना चाहता है वो? अपना सर थामते उसने कहा था, मास्टर हर पर तुम पर नजर रखे हुए हैं अमल, तुम कुछ भी करो उन्हें मालूम हो जाएगा। उसे मुस्तफा की एक बात याद आई थी और झटके से वो सीधी हुई थी। यकीनन वो अब भी मुझ पर नजर रखे हुए, मगर कैसे? अब वो कमरे में चक्कर लगाने वाली थी, चक्कर लगाने लगी थी। घर में कोई मुलाजिम नहीं, जरूरत की हर चीज यहाँ पहले से मौजूद है। गार्ड्स भी घर से बाहर पहरा देते हैं। कोई नहीं जानता कि अंदर मैं क्या कर रही हूँ, जिंदा भी हूँ कि मर गई। मगर फिर भी वो मुझ पर नजर रखे हुए है। कैसे? एक नई सोचने से उलझाया था मुस्तफा। उसे अब मुस्तफा की शिद्दत से याद आई थी। वो होता तो यकीनन कोई ना कोई हल निकालता, मुस्तफा को भी मेरे साथ अगवा कर लेता तो कितना अच्छा होता। उसने हसरत से सोचा था, और अगर यहाँ से बहुत दूर अपने फ्लैट के कमरे में लैपटॉप के सामने बैठे मास्टर को मनाने के लिए ईमेल करने में मसरूफ मुस्तफा तक अमल की हसरत पहुंच जाती तो शायद वो अमल को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत ना कर रहा होता। अब अगर अमल के पास आओ तो अब भी मास्टर को कोसने और मुस्तफा की कदर करने में मसरूफ थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था उस मास्टर के दिमाग को मुस्तफा के अलावा कोई समझ नहीं सकता। आखिर इन सामने क्यों नहीं आता मेरे वो? अब उसे गुस्सा आने लगा था। कुछ देर इसी तरह गुस्से से चक्कर लगाते गुजरी थी, मगर फिर अचानक एक ख्याल ने उसके कदम रोक लिए थे। लेकिन मुस्तफा के दिमाग को तो मैं समझ सकती हूँ ना। सोचो अमल, सोचो, अगर तुम मुस्तफा होती तो तुम्हारी नजर में मास्टर अमल पर नजर कैसे रख सकता था? अब उसकी सोच एक नई राह पर चलने लगी थी। अब अमल मुस्तफा बनकर सोच रही थी, और यहाँ से बहुत दूर मुस्तफा के कमरे में आओ तो वो मास्टर को अपनी ईमेल सेंड कर रहा था। वो मास्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था। ये मुस्तफा का स्टाइल तो नहीं था, मगर वो अमल की बेबसी महसूस कर रहा था। मगर कैसे? क्योंकि अब मुस्तफा अमल बनकर सोच रहा था। अब अगर अमल की जानिब आओ तो वो मुस्तफा बन चुकी थी। उसे याद आया कि मुस्तफा करता क्या था। बॉस का असिस्टेंट हो, किसी का डाटा निकालना हो, किसी की जासूसी करना हो, किसी पर नजर रखनी हो, हैकिंग करनी हो, तो इस तरह का हर काम मैं कर लेता हूँ। उसे मुस्तफा के अल्फाज याद आए थे। मुस्तफा यानी मुझ जैसा बंदा, एक घर में न रहते हुए भी इस घर के अफराद पर नजर सिर्फ एक ही तरीके से रख सकता हूँ। वो मुस्तफा बनी कह रही थी। और फिर कैमरे। ऑफ कोर्स मुस्तफा, तुम उसमें मास्टर हो, अपने मास्टर से भी ज्यादा। वो एक मानी खेज मुस्कुराहट ने अमल के होठों को छुआ था। तुमसे जल्द मुलाकात होने वाली है मास्टर। तुमने अमल को अंडर एस्टिमेट किया, अब देखो अमल का जलवा। और वो फिर सुकून से बेड पर लेटी, कंबल ओढ़ा और गहरी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद की थी। उसे सुबह का इंतजार था, और यहाँ से बहुत दूर मुस्तफा बेड पर लेटा, कंबल ओढ़ा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। मुस्तफा मास्टर का जवाब आना था, इसीलिए उसे सुबह का इंतजार था। ये एक होटल का कमरा था, वही कमरा जहां वो एक महीने पहले आया था। उसने मेज के ऊपर रखी दूरबीन उठाई थी। अब कमरे की खिड़की के पास आकर उसने सामने उसी घर की जानिब देखा था। उस कमरे की खिड़की का पर्दा हटा हुआ था, उसका मतलब वो उठ गई थी। अब वो दूरबीन वापस रखकर कमरे के साथ अटैच स्टडी में आया था, जहां उसका लैपटॉप मोबाइल रखा था। लैपटॉप ऑन करते ही उसने सबसे पहले अपनी ईमेल चेक की थी। टॉप पर ही मुस्तफा की ईमेल थी। उसने ईमेल खोली। मास्टर, मैं मानता हूँ कि उसने गलत किया, मगर उसे समझने की कोशिश करें। वो बहुत परेशान है। प्लीज मास्टर, उसे वापस भेज दें। मैं वादा करता हूँ कि वो वैसा कुछ नहीं करेगी। प्लीज
मुस्तफ़ा की ईमेल पढ़ के उसे थोड़ी हैरत हुई थी। ये पहली बार था कि मुस्तफ़ा उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, वो भी अमल के लिए। उसने जवाब देने की बजाय अब कुछ और बटन पुश किए थे और वो देख रहा था उस घर का किचन जहाँ अमल मौजूद थी। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आई थी। मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा अमल, मगर तुम मेरे सामने ही रहोगी हर लम्हा हर। कहते साथ ही अब वो मुकम्मल उसकी जानिब मुतवज्जा हो चुका था। और अब अगर उस किचन में आओ तो अमल अपने लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ थी और साथ वो गुनगुना भी रही थी। आज वो कुछ ज्यादा ही मुतमिन नजर आ रही थी। अपने लिए ऑमलेट और साथ टोस्ट रेडी करने के बाद वो कप में चाय डालकर डाइनिंग टेबल के पास आकर बैठी थी। अब वो उस बहुत सुकून से बैठी नाश्ता करने में मसरूफ थी। लगता है तुम्हें इस घर की आदत हो गई है माई हार्ट, मास्टर ने उसे नाश्ता करते देखकर कहा था। होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। उसने नाश्ता खत्म किया और फिर अपने कमरे में वापस गई थी। अब मास्टर उसे देख नहीं सकता था। घर में वो वाहिद जगह थी जहाँ उसने कैमरे नहीं लगाए थे। वो अब कुर्सी से टेक लगाए अमल के कमरे से बाहर आने का इंतजार करने लगा था, ऐसे जैसे उसके अलावा उससे कोई काम ही ना हो। कुछ देर बाद अमल ने कमरे का दरवाजा खोला था। वो बाहर आई थी और अब मास्टर को चौंकना पड़ा था। ये उसने क्या हुलिया बनाया हुआ था। उससे सर से पांव तक देख रहा था। नीले रंग की नीले रंग का ट्राउजर, सफेद टी शर्ट पहने, उसके ऊपर एप्रन पहने, सर पर एक छोटा सा स्कार्फ बांधे, हाथ में एक कपड़ा पकड़े वो दोनों हाथ कमर पर रखते हुए चारों जानिब देख रही थी। ये क्या कर रही है? स्क्रीन के करीब होते हुए मास्टर ने हैरानगी से कहा था और फिर उसे मजीद हैरान होना पड़ा था। अमल अब किचन वापस आई थी और फिर उसने किचन का सारा सामान निकाल कर बाहर रखना शुरू किया था। वो एक एक चीज हाथ में पकड़ उसे कपड़े से साफ करने लगी थी। ओह, तो सफाई का मूड है मैडम का, गुड। वो बहुत गौर से अमल को देख रहा था जो एक स्टूल के ऊपर खड़ी होकर किचन के कैबिनेट, सामान, छत, दीवारें, हर एक चीज को साफ कर रही थी। और वो ये काम बहुत आराम से कर रही थी। तकरीबन 2 घंटे उसने सिर्फ किचन में लगाए थे। किचन साफ करने के बाद वो किचन के बीच में खड़ी हर चीज को देख रही, शायद अपनी सफाई की तारीफ भी कर रही थी अपनी निगाहों से। फिर जैसे सफाई से मुतमिन होकर वो फ्रिज की जाने पड़ी थी। ठंडे पानी की बोतल निकाल कर वो स्टूल पर बैठी थी। आधी बोतल पानी पीने के बाद वो दोबारा खड़ी हुई थी। अब उसका रुख लाउंज की जानिब था। 3 घंटे तुमने एक किचन साफ करने में लगा दी स्लीपिंग ब्यूटी, तुमने एक नाकाम हाउसवाइफ बनोगी, काफी का गुण पड़ते हुए मास्टर ने कहा था। और अब उसने एक बटन पुश किया था। स्क्रीन अब लाउंज का मंजर वाज़ेह कर रही थी और उसे एक बार फिर हैरान होना पड़ा। अमल अब लाउंज की सफाई कर रही थी। एक एक चीज, एक एक डेकोरेशन पीस, छत, पेंटिंग्स, फानूस, एसी, सोफे, एलईडी, एक एक चीज बहुत आराम से, बहुत ध्यान से उसने साफ की थी। बीच में रुककर वो बस ठंडा पानी पी लिया करती थी और फिर से स्टूल में खड़ी होकर वो कपड़ा पकड़े सब साफ करने लग जाती। उसे पूरा टीवी लॉन्च साफ करने में 3 घंटे और लग गए थे। बहुत अच्छा तरीका निकाला है तुमने वक्त गुजारने का, आई एम इम्प्रेस्ड। उसे वापस किचन में आता देखकर मास्टर ने कहा था। इतने घंटों में उसने एक बार भी अमल से अपनी नजर नहीं हटाई थी। बैठे बैठे थक जाता तो खड़ा हो जाता, फिर दोबारा बैठ जाता, मगर उस वक्त उसके लिए अमल पर नजर रखने से ज्यादा कोई अहम काम नहीं था। अमर ने किचन में आकर फ्रिज खोला था। एक पैकेट बिरयानी निकालकर अब उसने उसे ओवन में गर्म होने के लिए रखा था। थक गई आज तो बहुत, माथे से पसीना साफ करते उसने कहा था। फिर अपना एप्रन उतारकर हाथ मुंह वहीं किचन में धोए थे। उसे इस वक्त अपने दुपट्टे का भी ख्याल नहीं था। वैसे भी घर में था ही कौन। उफ, वो उसी सोच पर चौंकी थी और जल्दी से दोबारा एप्रन पहना था। जिस वजह से इतनी सफाई करनी पड़ रही थी उसे ही भूल जाती हो तुम अमल, हद है। खुद से कहते हुए उसने ओवन में से बिरयानी निकाली थी। वो किचन शेफ के पास रखी कुर्सी पर बैठी उसे खाने में मसरूफ थी। शुक्र है तुम्हें खाने का ख्याल भी आया, मास्टर ने कहा था। वो खाने से फारिग होकर दोबारा खड़ी हो गई थी और मास्टर हैरत की इंतहा पर था। स्टडी रूम, गेस्ट रूम, गार्डन, टेरेस, बालकनी, छत, यहाँ तक कि घर की सीढ़ियां भी उसने नहीं छोड़ी थी। वो एक मशीन की तरह इस घर का कोना कोना साफ कर रही थी और मास्टर को उसकी ज़हनी हालत पर शक होने लगा था। वो जिस वक्त पूरा घर चमका कर फारिग हुई थी उस वक्त रात के 9 बज रहे थे और अब वो अपने रूम में जा चुकी थी। और मास्टर जो हैरान कुन निगाहों से स्क्रीन को देख रहा था, उसके कमरे में जाते उसने गहरी सांस ली थी। आई कांट बिलीव दिस, 12 घंटे, कोई इंसान लगातार 12 घंटे तक सफाई कैसे कर सकता है? और दिमाग जवाब देने से कासिर था। वो तकरीबन 1 घंटे बाद अपने कमरे से बाहर निकली थी और मास्टर को एक बार फिर चौंकना पड़ा था। ये उसने क्या हुलिया बनाया था? एक बार फिर से उसे सर से पांव तक देखते उसने कहा था। ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक टॉप पहने, खुले हुए बाल जो कि दोनों कंधों पर बिखरे थे, लंबी कमर के कुछ ऊपर तक आती थी, आंखों में काजल, डार्क रेड लिपस्टिक लगाए हुए वो यकीनन बेहद हसीन लग रही थी। कुछ देर के लिए मास्टर जैसे उसमें खो सा गया था, मगर उसे वापस आना पड़ा। उसकी खूबसूरती के सहर से, उसकी आवाज से वापस लाई थी। हेलो मास्टर, अपना हाथ लहराते उसने कहा था और मास्टर को जैसे करंट लगा था। वो फौरन उछलकर सीधा हुआ था। इस बार आंखों के साथ साथ मुंह भी हैरत से खुल चुका था। अरे इतना हैरान क्यों हो रहे हो? वो हल्का सा हंसी थी और मास्टर का मुंह मजीद खुल गया था। इसे कैसे पता? वो धीमी आवाज में कहा था।
क्योंकि मैं अमल हूँ मास्टर, वो सीढ़ियों से उतरती हुई कह रही थी, चारों तरफ देख रही थी। मास्टर ने देखा, इस बार उसके होंठों के साथ साथ आंखें भी मुस्कुरा रही थी। तुमने कहा था कि मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट ना करूं, लाउंज के बीच में खड़ी होकर वो कह रही थी और उसका एक लफ्ज उसे हैरान कर रहा था। मगर असल में तो तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तुम्हें लगा तुम मुझे अगवा करके यहाँ ले आओगे और मैं तन्हाई का शिकार होकर तुमसे माफी मांग लूंगी। वो दोबारा हंसी थी और अब मास्टर की हैरानगी संजीदगी में बदली थी। मैं जानती हूँ मैं अकेली नहीं हूँ, 24 घंटे तुम यहाँ होते हो, मगर मेरे सामने नहीं आते तुम। बहुत डर लगता है क्या मेरे सामने आने से? एक चैलेंजिंग अंदाज था। डरने की जरूरत नहीं है मास्टर, सामने आओ। बच्चों की तरह छुपन छुपाई क्यों खेल रहे हो तुम? चलो सामने आओ, शाबाश। बाहर निकलो मास्टर। और अब हर तरफ देखती हुई कह रही थी, सोफे के पीछे, पर्दों के पीछे, दरवाजों के पीछे, जैसे वो मास्टर को घर में ढूंढ रही हो। डरो मत मास्टर, सामने आ जाओ, गुड बॉय। किचन में आकर कह रही थी, अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। और मास्टर की संजीदगी अब गुस्से में बदलने लगी थी। वो फ्रिज के पास आई थी। अरे अरे, तुम ये फ्रिज के ऊपर क्या कर रहे हो? अमल ने हाथ बढ़ाया था और मास्टर को लगा जैसे वो उसकी जानिब हाथ बढ़ा रही हो। वो बेख्तियार पीछे हुआ था और फिर कैमरा हट चुका था। स्क्रीन ब्लैक हो गई थी और अब मास्टर की हैरानगी की कोई इंतहा नहीं रही थी। उसे अब समझ आया था कि वो सुबह से असल में कर क्या रही थी। वो झटके से आगे हुआ था। उसने दूसरा कैमरा ऑन किया था और अब लॉन्च का मंजर सामने था। फिर से चुपके। मास्टर, क्या हुआ अब तुम? कहाँ हो अब तुम? वो आसपास देखती हुई कह रही थी। और फिर, अरे ये तो तुम पेंटिंग के ऊपर क्या कर रहे हो? अमर ने कहते साथ हाथ आगे बढ़ाया था और अब दोबारा स्क्रीन ब्लैक हो गई थी। उसने फौरन से दूसरा कैमरा ऑन किया था। अब डाइनिंग टेबल नजर आ रही थी। उसने देखा अमल उसी जानिब आई थी। वैसे कमाल के तुम हो बेस्ट मास्टर, नजर हटा भी नहीं सकते और नजर आना भी नहीं चाहते। वो अब सीढ़ियों के दरमियान आकर रुकी थी। उसने सर उठाकर कैमरे की जानिब देखा था। ऐसे नहीं चलेगा मास्टर, कहते साथ उसने हाथ बढ़ाया था और एक बार फिर स्क्रीन पर अंधेरा छा गया था। उसने अब एक और कैमरा ऑन किया था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। अब गार्डन का मंजर सामने था। वैसे ये मंजर वाकई बहुत खूबसूरत है ना? वो कहते हुए आगे बढ़ी थी। लेकिन ऐसे खूबसूरत मंजर कैमरे में नहीं, आंखों से देखने में ज्यादा हसीन लगते हैं। कहते साथ उसने हाथ बढ़ाया था और स्क्रीन फिर से ब्लैक हो गई थी। और फिर इस तरह बालकनी, टेरेस, छत और आखिर में ये स्टडी का मंजर था। वो स्टडी रूम में आई थी और मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई थी। कितना सुकून था उसके चेहरे पर और मास्टर को इस वक्त इसका सुकून जहर लग रहा था। पता है मुस्तफा, बार बार मुझसे एक ही बात कहते, उसने कहना शुरू किया था। नजर सामने रखे लैंप पर लगे कैमरे पर थी। वो कहता है कि अमल, तुम और मास्टर एक जैसे हो। वो खड़ी हुई थी और मास्टर ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाई थी। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस बात पर पहले यकीन नहीं आता था मास्टर, मगर अब वो लैंप के करीब झुकी थी, नजर कैमरे पर थी। अब मुझे लगने लगा है तुम मुझे कैद कर लेते हो और मैं तुम्हारी कैद में रहकर भी आजाद होती हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे हैं, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे जैसे। उसके कहते साथ कैमरा हटाया था। लैपटॉप की स्क्रीन अब ब्लैक हो चुकी थी। अब कोई कैमरा नहीं बचा था। वो अपनी जगह से उठा था। वो बेचैनी से कमरे में चक्कर लगा रहा था। ये लड़की, ये हमेशा मुझे हैरान कर देती है। वो अपना सर थामे कह रहा था। अमर ने उसे आज हैरान कर दिया था और ये पहली बार नहीं था। हमेशा ही उसे हैरान कर देती थी, मगर अब वो क्या करेगा? वो उस घर में अकेली थी और वो नहीं जाना चाहता था। और अब वो नहीं जानता था कि वो वहां क्या कर रही होगी। वो अब उसकी तरफ से फिक्रमंद हो रहा था, जाने आगे क्या करेगी वो। अब तो उसे कोई रोक भी नहीं सकेगा, क्योंकि अब तो उसे कोई देख ही नहीं सकता। कुछ देर इसी सोच में गुम रहा, फिर उसने एक फैसला किया था। उसने मुस्तफा को ईमेल सेंड की थी और फिर वो मुस्कुराया था। वो यहाँ से बहुत दूर टेरेस पर खड़े मुस्तफा के मोबाइल पर नोटिफिकेशन टोन बजी थी। उसने बेचैनी से मोबाइल निकाला था। आज का पूरा दिन उसने मास्टर के इंतजार में गुजारा था। अब जाकर उसका इंतजार खत्म हुआ था। उसने जल्दी से ईमेल ऑन की थी और फिर उसके चेहरे के तासुरात बदले थे। वहां पहले से ज्यादा परेशानी थी। वो फौरन पलटा था। उसने दोबारा ईमेल पढ़ी थी। तुमने ठीक कहा था मुस्तफा, हम दोनों एक जैसे हैं और अब वक्त आ गया है कि ये एक जैसे लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं, एक दूसरे के मुकाबिल। वो इस बात ने उसे बता दिया था कि आगे क्या होने वाला है। वो माया को पुकारते हुए अंदर गया था। माया को बताना जरूरी था। और यहाँ से बहुत दूर नारायण के फ्लैट के कमरे में मौजूद मास्टर ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई थी और वो तेजी से वहां से बाहर निकला था। मैं आ रहा हूँ माई हार्ट, तुम्हारे मुकाबिल, कहते साथ उसकी गाड़ी चलाई थी और अब वो गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी थी अपनी मंजिल की तरफ। यह सुबह के 6 बजे का वक्त था जब उसकी आंख खुली थी और अब भी रात वाले कपड़ों में ही थी। उसे रात नींद नहीं आई थी। जो कुछ उसने किया वही ठीक था और उसे कहीं ना कहीं इस बात का यकीन था कि मास्टर अब जरूर आएगा, जाने क्यों। मगर वो उसे ऐसा लगा था जैसे वो उसी वक्त आ जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ था। उसने पूरी रात इंतजार करके गुजारी थी और उसे एहसास ही नहीं हुआ कब उसकी आंख लगी थी। वो अपने कमरे के सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई थी।
اس نے اٹھ کر کھڑکی کے آگے پردے ہٹائے تھے، باہر اب بھی مکمل روشنی نہیں ہوتی، دھند چاروں جانب پھیلی تھی، سامنے کا منظر کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ جانے اب اور کتنے دن اس کا انتظار کرنا ہوگا، مجھے بھی تو یونیورسٹی جانا شروع کیا تھا میں نے، پچھلے اسائنمنٹس مکمل کیے ہی تھے کہ اب پھر سے وہاں نہیں جا سکتی، یہ سب اس ماسٹر کی وجہ سے ہو رہا ہے، ایک بار میرے سامنے آ جائیے۔ وہ خود سے باتوں میں مصروف تھی جب اسے ایک آواز نے چونکایا تھا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ اسے محسوس ہوا جیسے یہ فائرنگ کی آواز تھی، مگر وہ کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اب گھبرائی تھی۔ آواز کمرے کے باہر سے آ رہی تھی، یعنی باہر فائرنگ ہو رہی تھی، اور اسی سوچ نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ باہر کی جانب بڑھی تھی، آواز اب بھی آ رہی تھی، ایسے جیسے باہر کوئی ہنگامہ ہو رہا۔ کون ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ وہ آواز سے ڈر کر کانپ رہی تھی اور اب اپنے کمرے کا لاک کر باہر آئی تھی۔ اب آواز مزید تیز محسوس ہو رہی تھی، یہ لاؤنج سے آ رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا، اس کے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھے تھے، وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا لاؤنج کی تمام لائٹس آف تھی، مگر LED سے نکلتی روشنی نے لاؤنج کو روشن کیا ہوا تھا۔ یہ ٹی وی کس نے آن کیا ہے؟ اسے حیرت ہوئی تھی، گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، پھر ٹی وی کس نے آن کیا تھا؟ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، مگر پھر اس کے قدم رک گئے تھے، خوف نے اس کے پورے وجود کو کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے دیکھا کوئی سایہ تھا صوفے پر بیٹھا، یقیناً وہ کوئی آدمی تھا۔ کون ہو؟ کانپتی آواز میں اس نے پوچھا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ ایک قدم نیچے آتے پوچھ رہی تھی، مگر وہ سایہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ وہ اب آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج میں آئی تھی، اس کے سائے کو واضح دیکھ سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ اچانک جیسے اس کا ڈر ختم ہوا تھا اور وہ تیزی سے اس کے سامنے جا کھڑی تھی۔ پھر اسے حیران ہونا پڑا تھا، بلیک پینٹ کوٹ پہنے، گہری براؤن آنکھیں، گورا رنگ، گردن تک آتے لمبے بال، ہلکی بیئرڈ، دائیں کلائی میں قیمتی گھڑی، ہاتھ میں پکڑی کی چین جسے انگلی میں گھما رہا تھا، سوچ میں ڈوبی گہری آنکھیں جو اسی پر ٹکی تھی۔ وہ جانے کتنے ہی پل اسے دیکھتی رہی تھی، وہ کتنے ہی پل جانے اسے دیکھتا رہا تھا، اور پھر اس خاموشی کو عمل نہیں توڑا تھا۔ ماسٹر؟ اس نے پوچھا تھا، جیسے اسے پہچان گئی تھی۔ اس شخص کو وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی، اسلام آباد کی ایئرپورٹ پر۔ نہیں، 3rd کلاس ڈانسر، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہونٹ مسکرائے تھے اور عمل نے دیکھا وہ مسکراتے ہوئے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے دائیں گال پر ہلکا سا ڈمپل پڑتا تھا، بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اتنے غور سے مت دیکھو کہ مجھے خوش فہمی ہو جائے، اس نے کہا تھا، اور عمل حیران ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم عمل؟ تمہیں اس سے سوال کرنا چاہیے، اتنی مشکل سے تو سامنے آیا ہے وہ۔ اس نے جیسے خود کو ٹوکا تھا۔ تو آ ہی گئے تم سامنے، مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تمہیں اتنی رہنی جو تھی مجھ سے ملنے کی، معنی خیز انداز تھا، مگر عمل نے اس انداز کو اگنور کیا تھا۔ بے چینی تو ہونی تھی میرا ماسٹر۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھی تھی۔ تم میرے لیے ایک مسٹری بن چکے تھے، اور مسٹریز کو حل کرنا تو میرا فیوریٹ کام ہے۔ اس کے سامنے بہت کانفیڈنٹ سے بیٹھے وہ ٹانگ پر ٹانگ جماتی ہوئی کہہ رہی تھی، اس کا یہ انداز ماسٹر کی مسکراہٹ گہری کر گیا تھا، ڈمپل گہرا ہوا تھا۔ اف عمل، ڈمپل پر فوکس مت کرو، اس نے پھر سے خود کو ٹوکا تھا۔ You are something عمل، you are something very special۔ مجھے پہلی بار کوئی انسان اتنا حیران کن لگا، تم جیسی لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھا تھا، نظر اسی پر ٹکی تھی جو اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ تم جیسا انسان بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا ماسٹر، کسی کی مدد کرنے کا بہت انوکھا انداز اپنایا ہے تم نے، خود کو اسپیشل بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تم نے۔ یو آر آلسو سم تھنگ اسپیشل، وہ کہہ رہی تھی غور سے اسے دیکھتے ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب اسی طرح دیکھ رہے تھے۔ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ دونوں کی خاموشی کو عمل نے توڑا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ سوال کے جواب میں بھی سوال ہوا تھا۔ آزادی۔ وہ آگے کو جھکی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑ دو۔ ماسٹر کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی، ڈمپل بھی غائب ہوا تھا۔ واہ عمل، اب تمہیں اس ڈمپل پر بھی افسوس ہونے لگا ہے، اس نے خود پر حیرت کی تھی۔ اور کیا ہے تمہارے معاملات؟ وہ فرہاد، ماتھے پر بل لی اس نے کہا تھا۔ عمل کو اس کے انداز پر حیرانگی ہوئی تھی۔ اسے بیچ میں مت لاؤ، میرے معاملات جس سے بھی ہیں، جو بھی ہیں، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ بیچ میں آ چکا ہے عمل، تمہیں میں نے منع کیا تھا اسے دوستی کرنے سے، پھر بھی تم مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ نظر آئی ہو۔ اپنا غصہ دبائے وہ کہہ رہا تھا، مگر عمل محسوس کر سکتی تھی اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے منع کرنے والے؟ میں جس سے بھی چاہوں ملوں، جس سے چاہوں میں نہ ملوں۔ تم انگلی اس کی جانب اٹھائی تھی۔ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ آف کورس میں تمہیں روک سکتا ہوں، یہ مت بھولو کہ یہ جو سانسیں چڑھ رہی ہیں نا تمہاری، یہ میری وجہ سے چڑھ رہی ہیں۔ اسے اپنی سخت نگاہوں کے اثار میں لیتے ہوئے اس نے کہا تھا، مجھے یہ سانسیں اللہ نے دی ہیں، تم بس ایک ذریعہ ہو ماسٹر۔ وہ بھی نظریں ہٹانے والی کہاں تھی؟ ہاں میں ایک ذریعہ تھا، اور یہ میرا تم پر احسان ہے عمل، جب تک تم اس احسان کو نہیں چکا لیتی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، جیسے بات ختم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے مقابل احسان کیا ہے نا تم نے مجھ پر، تو پھر بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ تمہارا یہ احسان چکانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں۔ وہ آگے بڑھا تھا، یہاں تک کہ وہ عمل سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر روکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ عمل نے اسے خاموش دیکھ کر کہا تھا،
तुम्हें मुझसे एक एग्रीमेंट करना होगा और फिर तुम आजाद, उसने कहा था। कैसा एग्रीमेंट? अमल ने पूछा था और फिर मास्टर मुस्कुराया था और अमल को लगा जैसे ये मुस्कुराहट एक नया तूफान लाने वाली है। आज शाम को मेरा वकील आएगा और फिर हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। अब मुझे चलना चाहिए, शाम को मुलाकात होगी, वो कहकर पलटा था। लेकिन उस एग्रीमेंट में क्या है? अमल के सवाल ने उसके कदम रोके थे। शाम को बात होगी अमल, वो बिना पलटे कहकर वहां से जा चुका था, जबकि अमल वहीं खड़ी रह गई थी। इस इंसान का इतना मिस्टीरियस होने का शौक क्यों है? इस इंसान को इतना मिस्टीरियस होने का शौक क्यों है? वो खुद से कहती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। पता नहीं अब क्या करने वाला है, मुसलसल उसी के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि वो कभी नहीं जान पाएगी कि मास्टर क्या सोच रहा है। काश काश मुस्तफा यहाँ होता। वो इस वक्त अस्पताल में थी जब उसका मोबाइल बजा था। हेलो, कॉल रिसीव करते उसने कहा था, मैं तुम्हारे अस्पताल के बाहर हूँ, जल्दी आओ। मुस्तफा की बात पर वो चौंकी थी। क्या हुआ, सब ठीक है ना? खड़े होते हुए उसने पूछा था। कुछ ठीक नहीं है, तुम जल्दी आओ, उसने कहकर कॉल काटी थी और माया अब अपने ऑफिस से बाहर आई थी। मैं लंच करने जा रही हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो कॉल कर लेना मुझे, रिसेप्शनिस्ट पर कहकर वो आगे बढ़ी थी। बाहर आती उसे सामने मुस्तफा की गाड़ी नजर आई थी और फौरन उसके जाने पड़ी थी। क्या हुआ है मुस्तफा? गाड़ी में बैठते उसने पूछा था। कुछ होने वाला है माया, मास्टर कुछ करने वाले हैं, मुस्तफा ने कहा था। माया ने देखा वो बहुत बेचैन था। क्या करने वाले हैं वो? उसने पूछा था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे नहीं मालूम, मगर कुछ गड़बड़ है। तो मुझे साफ साफ बताओगे कि क्या हुआ है? माया अब चिढ़ने लगी थी। वो बात घुमाकर क्यों कर रहा था? बताता हूँ, चलो। एक रेस्टोरेंट के आगे गाड़ी रोकते हुए उसने कहा था। वो दोनों अब रेस्टोरेंट के अंदर आ गए थे। कोने पर रखी मेज पर जाकर वो दोनों बैठे थे। खाने का ऑर्डर देने तक दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। अब भी बता दो मुस्तफा, उसने बेचैनी से पूछा था। मास्टर ने मुझे बुलाया है आज शाम को। तो माया ने पूछा था। उन्होंने मुझे नारायण बुलाया है माया, अमल वही है, उसने संजीदगी से कहा था, जबकि माया मुस्कुराई थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना, फाइनली वो अमल को वापस भेज रहे हैं। अब इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? परेशान होने वाली बात यह है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसे उन्होंने बुलाया है। तभी हुई आवाज में कहा था। मुझे भी जाना होगा क्या? नहीं, तुम्हें नहीं। तो फिर मुस्तफा साफ साफ बताओ प्लीज, माया ने चिढ़कर कहा था। साफ साफ ये है कि उन्होंने वकील को भी बुलाया और किसी एग्रीमेंट का जिक्र भी हो रहा था। कैसा एग्रीमेंट? माया ने पूछा था और मुस्तफा ने गहरी सांस ली थी। मैं नहीं जानता, मुझे बस वकील को वहां लेकर जाना है उस एग्रीमेंट के साथ। उसमें क्या है ये सिर्फ मास्टर और वो वकील जानता है। तुम जानती हो दोनों में से कोई भी मुझे कुछ नहीं बता रहा। वो बहुत परेशान था और अब माया भी उसकी परेशानी समझ चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है कैसा एग्रीमेंट होगा? माया ने उसकी जानिब झुककर पूछा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं है, मगर वो उसकी जानिब झुका था। उसमें जो कुछ भी है वो अमल और मास्टर के दरमियान है। मुझे यकीन है अमल और मास्टर कोई डील करने वाले हैं माया, एक ऐसी डील जो सब बदल देगी। मेरी छठी हिस्स कह रही है, मुस्तफा ने कहा था और माया बस उसे देखती रह गई थी। ऐसा क्या होने जा रहा था? उसने पूरा वक्त अपने कमरे में गुजारा था, सोच सोच कर थक गई थी, मगर उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर चाहता क्या है और अब वो कैसा एग्रीमेंट करने वाला है। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे और अब भी अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी इसी सोच में गुम थी जब उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ था। वो थोड़ी हैरान हुई थी, मगर घर में तो कोई भी नहीं था। फिर कौन आ गया? कम इन, दरवाजे की जानिब देखते उसने कहा था और फिर वही आया था जो यहाँ तक आ सकता था। क्या हाल है स्लीपिंग ब्यूटी? उसके बिल्कुल सामने बेड पर बैठते उसने कहा था। मेरा नाम अमल है मास्टर, वाकिफ तो हो तुम? उसके सामने सोफे पर बैठते हुए कहा था। बिल्कुल वाकिफ हूँ, मगर तुम पर यह नाम भी सूट करता है बहुत। स्लीपिंग ब्यूटी थोड़ा झुकते उसने कहा था, जबकि अमल के चेहरे के तासुरात बिखरे थे। काम की बात करो मास्टर, उसने संजीदगी से कहा था, जिस पर वो कुछ देर बस उसे देखता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ और उसके दाएं जानिब देखते सोफे पर जा बैठा। उसके दाएं जानिब रखे सोफे पर जा बैठा था। तुम क्या चाहती हो अमल? वो अब संजीदगी से पूछा था। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, तुम्हारी कैसी आजादी चाहिए मुझे, ये तो तुम मुझसे चाहती हो, मगर मैं तुमसे फरहाद का पूछ रहा हूँ। उसके बारे में सब जानते हुए भी तुम उसके करीब क्यों हो रही हो? तभी तभी गुस्से में कहा था। ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा था। मेरा ताल्लुक है अमल, मत भूलो कि तुम मेरी वजह से जिंदा हो, आज मेरे घर में रह रही हो और मेरी दी हुई हर चीज इस्तेमाल भी कर रही हो। उसकी जानिब झुका कह रहा था। उसकी आंखों से निकलते शोलों की हबस अमल महसूस कर चुकी थी। कुछ पल के लिए ही सही, मगर वो इस शख्स के गुस्से से डरी जरूर थी। जानती हूँ तुम्हारे बहुत एहसानात है मुझ पर, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझे खरीद लिया है। उसी के अंदाज में जवाब दिया था। उसके जवाब पर वो मुस्कुराया था, टिम्पल जाहिर हुआ था। उफ अमल, ठीक कहा तुमने। अब सोफे की पुश से टेक लगा कर बैठा था। खरीद नहीं लिया मैंने तुम्हें, मगर बहुत से एहसानात है मेरे तुम पर, उन्हें चुकाना तो पड़ेगा ना तुम्हें। ऐसे तो नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, माने खेस अंदाज था।
क्या चाहते हो तुम फरहाद के करीब क्यों हो रही हो? जवाब चाहिए मुझे। सुकून से सोफे की पुष्ट से टेक लगाए, टांग पर टांग जमाए वो उससे जवाब मांग रहा था। तुम जानते हो, सामने रखी मेज पर नजर जमाते उसने कहा था, तुम्हें लगता है तुम ये सब अकेले कर सकती हो? शहजाद शाह कोई आम इंसान नहीं है, और वो फरहाद, वो दोबारा उसकी जानिब झुका था। जिस दिन उसे तुम्हारी शनाख्त मालूम होगी उसी दिन तुम्हें मार देगा। मुझे मरने से डर नहीं लगता मास्टर, इसलिए मुझे डराने की नाकाम कोशिश मत करो। मैं अपने इंतकाम लेकर रहूंगी और मुझे उससे कोई नहीं रोक सकता। वो उसकी जानिब झुकी थी, उसके चेहरे के करीब, तुम भी नहीं। और वो अपने सामने मौजूद इस बहादुर लड़की को बस देखता रह गया था। ठीक है, लो अपना इंतकाम, मगर फरहाद नहीं, मेरे जरिए, उसने कहा था। और अमल को अब हैरान होना पड़ा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम मुझसे एक एग्रीमेंट करो। उसे अपनी नजरों के हसार में लेते हुए कह रहा था। कैसा एग्रीमेंट? मैं चाहता हूं तुम मुझे इस्तेमाल करो, मेरी दौलत, मेरा नाम, मेरी शनाख्त, मेरा दिमाग, मेरा दिल और मुझसे जुड़ी हर चीज तुम अपने इंतकाम में इस्तेमाल करो। मुझे अपने इंतकाम का सामान बना दो। मुझे अपने इशारे पर चलाओ, मुझसे अपना हर मतलब निकलवाओ, मेरे जरिए अपने दुश्मनों को तड़पाओ। तुम्हारे इंतकाम के इस सफर में मैं तुम्हारा रास्ता बन जाऊंगा। अमल, मुझसे फायदा उठाओ। और एक एक लफ्ज उसकी आंखों में देखते हुए ठहर ठहर कर कह रहा था, और उसका एक एक लफ्ज अमल को हैरान कर रहा था। और इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? कैद। तुम्हें कैद करना पसंद है मुझे। मैं नाइल शहजाद शाह अपने बाप के खिलाफ तुम्हारा साथ खड़ा होऊंगा। मैं अपने ही खानदान के खिलाफ की हुई तुम्हारी साजिशों का हिस्सा बनूंगा। मैं नाइल शाह अपने ही बाप से तुम पर किए गए हर जुल्म का हिसाब लूंगा। मैं नाइल शाह तुम्हारे हाथ का खिलौना बन जाऊंगा, मगर तुम्हारे नाम को अपने नाम की कैद में लेकर। तुम्हारा वजूद, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा हर अमल आजाद होगा, मगर तुम्हारा नाम मेरे नाम की कैद में होगा। अमल, तो मुझे इस्तेमाल करने के लिए मेरे नाम की कैद में आना होगा। तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। और उसके अल्फाज ने अमल पर जैसे बिजलियां गिराई थी। वो सकते में थी। नाइल शहजाद शाह, जाने कैसे मगर बहुत ही धीमी आवाज में उसने अल्फाज अदा किए थे। तो मास्टर कौन था? शहजाद शाह का बेटा नाइल शहजाद शाह। और ये एक ऐसी हकीकत थी जब से सब बदल दिया, जिसने सब बदल दिया था। एक ऐसी हकीकत जो वक्त को बहुत पीछे ले गई थी, कुछ महीनों पीछे, उसी रात में जिस रात ने ये सब शुरू किया था, 4 महीने पहले। वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल स्टडी कर रहा था। उसे एक हफ्ता हुआ था यहाँ वापस आए। अपने काम के सिलसिले में उसे कुछ अरसे के लिए बाहर जाना पड़ा था। बस एक रात ही उसने अपने घर गुजारी थी और उसके बाद वो यहाँ वापस आ गया था। अपने काम से ज्यादा देर के लिए दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उस वक्त भी वो पूरी रात का जागा वो अपने काम में मसरूफ था, जब इंटरकॉम की आवाज ने उसकी जानिब उसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। हाँ मिनहाज, कहो। फाइल की जानिब देखते उसने कहा था, मास्टर आपसे मिलने कोई शहजाद शाह है। मिनहाज की बात पर उसने अपनी फाइल बंद की थी। उन्हें अंदर भेजते हुए गहरी सांस ली थी। जाने क्यों मगर उसे बाबा का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता था। थोड़ी देर बाद दोबारा दरवाजा खुला था और शहजाद शाह अपने मखसूस बॉडीगार्ड के साथ अंदर आया था। सलाम बाबा, कैसे हैं आप? उनसे गले मिलते हुए उसने पूछा था। बस अपने शेर को देख लिया है ना, अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं। उसके कंधे पर हाथ जमाते उन्होंने कहा था, आप बैठे। कुर्सी के जानिब इशारा किया था। भाई, घर का रास्ता तो तुम जैसे भूल ही गए हो। महीनों बाद एक दिन के लिए आते हो, फिर महीनों गायब। कुर्सी से टेक लगाते हुए उसने कहा था, जबकि वो अपनी कुर्सी पर जा बैठा था। आप तो जानते हैं मेरा काम ही ऐसा है। आप बताएं कैसे आना हुआ? कॉफी लेंगे या चाय? इंटरकॉम उठाते उसने पूछा था। नहीं, कुछ भी नहीं, बस मैं यहाँ एक काम से आया था, सोचा तुमसे भी मुलाकात कर लूं। अब चलूंगा मैं। फौरन खड़े हुए थे। घर जा रहे हैं? उसने भी खड़े होते हुए पूछा था। हाँ, कुछ अहम काम करने के बाद घर ही जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। उससे मिलने के बाद वहां से जा चुके थे, जबकि वो दोबारा इंटरकॉम की जानिब आया था। मिनहाज, उसने पूछा था। यस सर। यस मास्टर, आवाज आई थी। मिस्टर वाजिद से कहे मुझसे आकर मिले फौरन। कहते साथ ही अपने सामने रखी फाइल की जाने में मुतवज्जा हो चुका था। कुछ देर बाद ऑफिस का दरवाजा बजा था। कम इन। उसने बिना सर उठाए अंदर आने की इजाजत दी थी। ब्लू पैंट कोट पहने, साफ रंगत, हल्की दाढ़ी, गहरी ब्राउन आंखें और हाथ में मोबाइल पकड़े वो मास्टर के सामने खड़ा था, जिन्होंने अब तक उसे नजर उठाकर भी नहीं देखा था। आपने बुलाया मास्टर? उसने धीमी आवाज में कहा था। और मास्टर ने फाइल से नजर उठाकर उसकी जानिब देखा था। हाँ बाजिद, एक काम करना है तुम्हें। अपनी फाइल बंद करके मुकम्मल इसके जानिब मुतवज्जा हुआ था। क्या काम? उसने पूछा था। जाकर मालूम करो आजकल शहजाद शाह क्या कर रहा है। वो इस्लामाबाद क्यों आया था? मुझे एक एक बात मालूम करके बताओ, उसने कहा था। ओके मास्टर, वाजिद ने जवाब दिया था। तुम जा सकते हो, कोशिश करना कोई भी बात मिस ना हो तुमसे। उसे कहकर वो दोबारा फाइल की जानिब मुतवज्जा हुआ था और वो वहां से जा चुका था। उसने अब बहुत काम करना था। उसे उस काम में 2 दिन लग गए थे। अपनी मालूमात मुकम्मल फाइल रेडी करके उसने मास्टर को कॉल की थी। हेलो मास्टर, क्या मैं ऑफिस आ सकता हूँ? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, उसने पूछा था। ओके।
उसने कहते साथ गाड़ी स्टार्ट की थी और वो मास्टर से मिलने जा रहा था। कुछ देर बाद एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था जहां सामने ही उसे मास्टर बैठे नजर आए थे। वो उनकी जानिब बढ़ा था। कैसे हैं आप? उनके सामने बैठे उसने पूछा था। ठीक हो, तुम बताओ क्या रिपोर्ट है? मास्टर के को पूछने पर उसने फाइल उनकी जानिब बढ़ाई थी। मरी में एक घर है, आजकल उनके बंदे उस घर के आसपास नजर आ रहे हैं। उस घर में जहांगीर शाह नामी एक आदमी रहता है, होटल मैनेजर है। कुछ दिन पहले ही अपनी बीवी और बेटी के साथ वहां ट्रांसफर हुआ है। मास्टर, उसने मास्टर को पुकारा था जिसकी नजर फाइल पर जमी हुई थी। चेहरे पर परेशानी आई थी। हाँ, खोए हुए अंदाज में कहा था। जहांगीर शाह शहजाद शाह का भाई है, वही जो सालों पहले गायब हो गया था, और मुझे शक है कि वो अब उन्हें खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वो लोग खतरे में है मास्टर, उसने कहा था, और मास्टर बस उसे कुछ देर देखता रहा था। वाजिद ने देखा था, उनकी आंखों में एक खौफ था, एक डर था। चलो जल्दी। वो फौरन गाड़ी की चाबी उठाकर खड़ा हुआ था। कहा? वो भी खड़ा हुआ था। जहांगीर चाचा के पास। वाजिद, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, चलो जल्दी। वो कहकर गाड़ी की जानिब आया था और वाजिद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। उन्हें वहीं पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और अब उनके घर के करीब ही थे कि अचानक वाजिद ने गाड़ी रोकी थी। गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? मास्टर ने बेचैनी से कहा था। हमें देर हो गई मास्टर, बहुत देर, उसने बाहर निकलते हुए कहा था, और मास्टर भी बाहर निकला था। वो दूसरी जानिब मौजूद उस घर को देख रहे थे जो आग की लपेट में था। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मास्टर उस घर की जानिब भागा था और वाजिद उसके पीछे। मास्टर, वहां उसके बंदे होंगे। मास्टर रुक जाए, वो कह रहा था, मगर वो रुक नहीं रहा था। मगर फिर उसे रुकना पड़ा। एक धमाके की आवाज ने उसके कदम रोके थे। उसने देखा कोई वजूद तेजी से नीचे गिरा था और फिर वो उठा था। यहाँ से उसे साफ देख नहीं सकता था, मगर इतना जरूर देख सकता था कि वो कोई लड़की थी जो अब भाग रही थी और उसके पीछे दो आदमी भाग रहे थे। जाना चाहिए, हम उसे बचा सकते हैं। वाजिद ने दरख्तों की जानिब इशारा किया तो वो दोनों उस जानिब भागने लगे थे और वो यहाँ से देख सकते थे वो लड़की सड़क पर भाग रही थी। वो जख्मी थी मगर अपनी जान बचाने की खातिर वो भाग रही थी और वो भी भाग रहा था उसकी जानिब, उसकी जान बचाने की खातिर। और फिर उसने दो गोलियां चलने की आवाज सुनी थी। उसके कदमों की रफ्तार तेज हुई थी। फिर उसने देखा वो लड़की गिरी थी उसी खाई की जानिब जहां वो भाग रहा था, मगर वो उस तक पहुंच नहीं सका था। वो रुक गया था। उसमें जैसे अब आगे बढ़ने की हिम्मत खत्म हो गई थी, मगर वाजिद नहीं रुका था। वो भागा था उसकी जानिब। वो लड़की ढलान होने की वजह से नीचे आ रही थी और वाजिद उसकी जानिब जा रहा था। फिर वाजिद ने एक छलांग लगाई थी और उसे रोकने में कामयाब हो गया था। उसका पूरा वजूद खून से भीगा हुआ था। वाजिद ने उसकी नब्ज चेकी थी। मास्टर, वाजिद की आवाज उसे सख्ते से बाहर लेकर आई थी। नब्ज बहुत हल्की है मास्टर, इसे फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा, उसने कहा था। यानी वो जिंदा थी। वो अब तेजी से उसकी जानिब बढ़ा था। उसे उठाकर वो अपनी गाड़ी की जानिब लाया था। जल्दी चलो वाजिद। मास्टर ने उसे पिछली सीट पर लेटाया था। उसका सिर अपनी गोद में रखते उसने उसके चेहरे पर से बाल हटाए थे। कितनी मासूम थी वो और कितनी बहादुर। उसने देखा उसके पूरे वजूद में कांच के टुकड़े चुभे थे। उसके बाजू और टांग पर गोली लगी थी, मगर फिर भी वो भाग रही थी। कोई इंसान इतनी तकलीफ में इतना कैसे भाग सकता है? वो भी एक लड़की। वो पहली बार था जब अमल ने उसे हैरान किया था। वाजिद, गाड़ी माया के घर की जानिब मोड़ो, मास्टर ने कहा था। नजरें अमल पर थी और वाजिद चौंका था, मगर मास्टर जल्दी। उसने वाजिद की बात काट दी थी। वो अमल को माया की जानिब से लेकर जा रहा था क्योंकि उसे सिर्फ अमल की जान नहीं बचा रही थी बल्कि उसे शहजाद शाह से महफूज भी रखना था। गाड़ी माया के घर के आगे रुकी थी। मास्टर से बाब ने बाजू में उठाए दरवाजे की जानिब पड़ा था। वाजिद ने आगे बढ़कर बेल की थी और अगले ही पल माया ने दरवाजा खोला था और फौरन उसे अंदर लेकर आया था। मास्टर, आप इतनी रात को यहाँ? वो घबराई हुई कह रही थी। ये लड़की कौन है? क्या हुआ ऐसे? तुमने मुस्तफा को कॉल की? उसके सवालात इग्नोर करते हुए मास्टर ने वाजिद से पूछा था। जी बस वो पहुंचने वाला होगा। हाथ में पहनी घड़ी को देखने से जवाब दिया था। उसे कहो जल्दी आए। माया से देखो, इसे फौरन ट्रीटमेंट चाहिए। सोफे पर से दूर हटते उसने कहा था। वो जख्मी हालत में सोफे पर लेटी थी। उसके जिस्म से अब भी खून बह रहा था। माया ने उसकी नब्ज चेक की थी। इसकी हालत ठीक नहीं है मास्टर, हमें इसे फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। माया ने फौरन खड़े होते हुए से कहा था। मैं कॉल करती हूँ एम्बुलेंस को। अपना मोबाइल उठाया था। ये कहीं नहीं जाएगी, इसे यही ट्रीटमेंट देनी है तुमने। मास्टर के बाद उसके मोबाइल पर चलती उंगली रोकी थी। मगर मास्टर, हम इसे ऐसे नहीं बचा सकेंगे, इसकी हालत बहुत सीरियस है। तुम मेरी बात समझ नहीं आई। माया संजीदा आवाज में कहा था और शायद आगे भी कुछ कहने लगा था जब कुछ आवाजों ने उसे रोका था। मैं सब सामान ले आया हूँ, मुस्तफा ने आते साथ कहा था जब नजर सामने सोफे पर लेटी जख्मी लड़की पर पड़ी थी। ओ माय गॉड, चलो जल्दी करो, उसे अंदर लेकर चलो। माया, जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू करो। मुस्तफा ने अपने पीछे आने वाले मेडिकल स्टाफ के 3 लोगों से कहा था जो अब फौरन कुछ सामान लेकर अंदर की जानिब गए थे, जबकि मास्टर अब भी अमर को उठाकर सामने वाले रूम की जानिब पड़ा था। ये कौन है वाजिद? मुस्तफा ने वाजिद से पूछा था। बस ये समझो
کہ ماسٹر کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ واجد کے جواب پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اب بس اسے اس لڑکی کی فکر تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر گیا تھا مایا کو اندر عمل کے ساتھ، وہ سب باہر ہی بیٹھے تھے۔ اس کا کافی زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ ہمیں بلڈ کی نیڈ ہے، مایا نے باہر آتے ہوئے کہا تھا۔ بلڈ گروپ کیا ہے؟ واجد نے پوچھا تھا۔ بی پازیٹیو، مایا نے جواب دیا تھا۔ میں دوں گا بلڈ، چلو، مصطفیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے یہ سامان چاہیے، مایا نے جواب کی جانب ایک پیپر بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے، میں ابھی لاتا ہوں، رکا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، ماسٹر کے سوال نے مایا کی قدم بڑھتے قدم روکے تھے۔ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی ماسٹر، اس کی حالت بہت سیریس ہے، آپریشن کرنا ہوگا، آپ دعا کریں، وہ کہہ کر اندر کی جانب چلی گئی تھی، جبکہ وہ وہیں بیٹھا رہ گیا تھا۔ پوری رات اس کے ٹریٹمنٹ میں گزر گئی تھی۔ یہ صبح کے 11 بجے کا وقت تھا جب مصطفیٰ سب کے لیے چائے لے کر آیا تھا۔ مایا کہاں ہے؟ اس نے جواد سے پوچھا تھا۔ اندر ہے ابھی تک، جواد نے چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، کہتے ہوئے اپنا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ نظر سامنے ماسٹر کی جانب تھی جو کہ رات سے اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ ماسٹر، ماسٹر، اس کے پکارنے پر وہ جیسے کسی گہری سوئی سے باہر نکلا تھا۔ ہاں، کیا ہوا؟ آپ کچھ دیر جا کر اندر آرام کر لیں، رات سے یہیں بیٹھے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، مایا نے کچھ بتایا؟ کیسی ہے وہ؟ اس نے پوچھا تھا۔ چہرے پر واضح پریشانی تھی۔ آپریشن چل رہا ہے ابھی تک۔ چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا جیسے انہوں نے خاموشی سے تھام لیا تھا۔ کچھ دیر بعد مایا باہر آئی تھی اور اسے دیکھتے ہی مصطفیٰ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے؟ اس نے فوراً پوچھا تھا، جبکہ مایا ماسٹر کی جانب دیکھ رہی تھی تو اسے سوالیہ نظر سے دیکھ رہے تھے۔ گولیاں اور شیشے کے ٹکڑے نکال دیے ہیں، بہت گہرے زخم ہے، خون میں بہت بہا ہے، اس کے علاوہ کھائی میں گرتے وقت اسے سر پر چوٹ لگی ہے۔ وہ خاموش ہوئی تھی۔ چپ کیوں ہو گئی؟ آگے کہو، ماسٹر کی آواز میں بے چینی تھی جسے سب نے محسوس کیا۔ تو اسے شام تک ہوش آ گیا تو معجزہ ہوگا، ورنہ وہ پھر رکی تھی۔ ورنہ کیا مایا؟ اس بار مصطفیٰ نے پوچھا تھا۔ وہ کوما میں چلی گئی ہے، کچھ پتا نہیں اسے کب ہوش آئے، مایا نے کہا تھا، اور وہاں موجود تینوں لوگوں میں بس اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ موجودہ وقت وہ اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اسی پر نظریں جمائے ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کے سامنے آنے کا وہ اتنے دن سے انتظار کر رہی تھی، مگر آج جب وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا تو کہانی کیسے پلٹ گئی تھی۔ اس نے سب سوچا تھا، مگر کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص سے ملنے کے لیے وہ اتنے جتن کر رہی ہے وہ شہزاد شاہ کا بیٹا ہوگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، زبان جیسے الفاظ ادا کرنا بھول گئے تھے۔ وہ ڈر نہیں رہی تھی، وہ بس اس وقت شوق تھی۔ تم شہزاد شاہ کے بیٹے ہو، میری ماں باپ کے قاتل کے بیٹے ہو تم۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پوچھ رہی ہے بتا رہی ہے۔ اسے تو یہ احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ جانے کب اس کی آنکھیں بھیگی اور پھر آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ جو بس اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کی جان بچائی تھی، جس کے اپنوں نے اس کی جان لے لی تھی۔ میں نائل ہوں، تمہارے لیے میں صرف نائل شاہ ہوں۔ شہزاد شاہ سے خون کا تعلق ہے میرا، اس خون کو میں اپنے جسم سے نہیں نکال سکتا مگر انہیں نکال سکتا ہوں۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا۔ کیا مطلب ہے ان سب کا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ تقریباً چیخی تھی۔ یہ شخص اسے پاگل کر رہا تھا۔ انصاف، تمہیں انصاف دلانا چاہتا ہوں میں، تمہارے انتقام میں تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، شہزاد شاہ کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں، صرف ایک ایگریمنٹ اور پھر سب بدل جائے گا۔ عمل، وہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ وہیں رک جاؤ، انگلی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے اس نے اس کے بڑھتے قدم روکے تھے۔ تم میرے ماں باپ کے قاتل کے بیٹے ہو نائل شاہ، تمہارا اعتبار کیسے کر سکتی ہوں میں؟ ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی نئی چال ہو تمہاری، اس نے کہا تھا اور سامنے کھڑے شخص کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ شاید وہ اس سے اسی کی امید کر رہا تھا۔ جانتا ہوں تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گی، اس لیے میں تم سے ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تم اپنی سیکیورٹی کے لیے جو بھی رولز چاہو اس میں ایڈ کروا سکتی ہو، تھوڑی دیر میں وکیل آ جائے گا۔ تم اچھی طرح سوچ لو عمل، میں وعدہ کرتا ہوں شہزاد شاہ کو اس کے انجام تک پہنچانے میں تمہارا ساتھ دوں گا، بدلے میں صرف ایک نکاح ہی تو کرنا ہوگا تمہیں مجھ سے، گھاٹے کا سودا نہیں ہے یہ۔ وہ ایک لفظ ٹھہر کر کہہ رہا تھا جیسے اسے سمجھانا چاہتا ہو۔ نکاح تمہیں صرف لگتا ہے، اگر مدد ہی کرنا چاہتے ہو تو نکاح کی کیا ضرورت؟ اس نے پوچھا تھا، جس پر وہ ایک بار پھر مسکرایا تھا۔ ڈمپل ظاہر ہوا تھا مگر اس بار عمل نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ کر بھی کیسے سکتی تھی؟ یہ تمہاری سیکیورٹی ہے عمل، نکاح کے بعد تم بنا کسی خوف کے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو سکتی ہو، اس سے ایک چیز کا جواب لے سکتی ہو اور وہ چاہ کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، کیونکہ تمہارے اور اس کے درمیان میں کھڑا ہوں گا۔ تمہارے سامنے ہو کر بھی وہ تم تک نہیں پہنچ پائے گا، اس نے کہا تھا۔ عمل اس بات کو سمجھ چکی تھی۔ تم بیٹے ہو اس کے ماسٹر، کیوں کرو گے تم میری مدد؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ انداز چیلنجنگ تھا۔ کیونکہ میں صرف ان کا بیٹا نہیں ہوں، میں نائل ہوں، کرمنل انویسٹیگیٹر آفیسر نائل شاہ، مسکرا کر کہتے ہوئے اسے حیران کر گیا تھا۔
वो गाड़ी पार्क करके बाहर निकला था। दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर एक और शख्स बाहर निकला था जिसके हाथ में एक फाइल थी। वो यहाँ है, उस शख्स ने उससे पूछा था। हाँ चलें। वो दोनों अब घर के अंदर दाखिल हो रहे थे जहां सामने टीवी लॉन के एक सोफे पर उन्हें वो नजर आ गया था। दोनों उसकी जानिब बढ़े थे। कैसे है मास्टर? मुस्तफा उसके सामने बैठते हुए कहा था। एग्रीमेंट लाए हो तुम? उसे इग्नोर करते उसने वकील से पूछा था। जी सब रेडी, आप देख लें। फाइल उसकी जानिब बढ़ाई थी जिसने उसे खामोशी से थामा था और अब उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया था जबकि वो दोनों खामोशी से उसे देख रहे थे। गुड। और दूसरा काम क्या हुआ? दूसरे काम का क्या हुआ? मास्टर ने पूछा था। वो लोग भी 2 घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे, वकील ने जवाब दिया था जबकि मुस्तफा दोनों को नासमझी से देख रहा था। ओके मुस्तफा, उसे ले आओ, मास्टर ने मुस्तफा से कहा था। वो तो जैसे उसी इंतजार में था, फौरन अमल के कमरे की जानिब गया। दरवाजा नॉक किया था मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। वो दरवाजा खोलकर अंदर आया था। उसने देखा वो किसी गहरी सोच में डूबी थी, इतने कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कब उसके सामने आकर बैठ गया था। अमन, उसने पुकारा था और वो जैसे अचानक होश में आई थी। मुस्तफा, तुम यहाँ कैसे? उसे देखकर हैरान हुई थी। मास्टर ने बुलाया है, तुम ठीक हो ना? उससे पूछ रहा था। उसकी आंखों में साफ देख सकती थी वो अपने लिए फिक्र। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? उसने मुस्तफा से पूछा। अंदाज संजीदा था। तुम्हारे लिए परेशान हूँ अमल, क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें नहीं बताया? तंजिया अंदाज था। नहीं, नीचे वो और वकील तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम दोनों के बीच कैसा एग्रीमेंट होने वाला है अमल? उसने अपना सवाल दोहराया था। मालूम हो जाएगा तुम्हें, चलो। वो खड़ी होकर दरवाजे की जाने पड़ी थी। तुम्हें क्या हुआ है अमल? वो उसके बदले अंदाज पर मजीद उलझ गया था। अमल को तो उसे सामने देखकर खुश होना चाहिए था मगर उसके चेहरे पर तो मुस्कुराहट तक नहीं थी। वो इतनी बदली बदली क्यों लग रही थी? नाइट शाह की शिनाख्त जानने के बाद मुझे कैसा होना चाहिए मुस्तफा? वो कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी जबकि वो वहीं खड़ा के रह गया था, हैरान परेशान। तो उसे सब मालूम हो गया था। वो दोनों उसके इंतजार में बैठे थे। जब उसे सीढ़ियों पर कदमों की आहट महसूस हुई थी उसने उस जानिब देखा। वो नीचे आ रही थी उसी पर नजरें जमाते हुए। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। उसका अंदाज बता रहा था कि जैसे वो फैसला कर चुकी थी।